मदारी और नाच करे बंदर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, 75 साल का जवान आपके सामने आ रहा है। ताली बजाते हुए मारवाड़ी, जोधपुर के मारवाड़ी ताली बजाते हुए भारत माता की। अन्ना हजारे, झंडे साथ संघर्ष करो। हमारे बीच में संतोष भारती जी आए हैं, हमारे बीच में यूसुफ जिलानी साहब हैं जो वर्ल्ड सूफी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। हम एक बार तालियों से इनका स्वागत करें सभी मिलकर के। मैं आदरणीय अतिथियों को सम्मान करके मैं अपना आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रसंगवश माननीय अन्ना जी को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में जोधपुर ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ अप्रैल 2011 से जब से आपने जन आंदोलन को चालू किया, जन लोकपाल के लिए चालू किया, उससे भी पहले हमारे जोधपुर के दो नौजवान साथी भाई गोपीलाल जी सुतार एंड भाई बलवीर सिंह जी बैस रालेगांव सिद्धि और दिल्ली जाकर आपकी सभाओं में आपके निर्देश के अनुसार यहाँ आके उन्होंने आंदोलन को शुभारंभ किया था और तब से लगाकर आज तक की ये आंदोलन बड़े व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से, अनुशासित रूप से चल रहा है। और ये आपका ही प्रभाव और प्यार था कि जब अगस्त 2011 में आपने रामलीला में 13 दिन का एक ऐतिहासिक आमरण अनशन किया था, उस समय जब आपको इस गूंगी बेरी सरकार ने कारावास में डाला था तो यहाँ हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता जेल भरने के लिए तत्पर हुए थे। उसके बाद 21 अगस्त को जोधपुर के इतिहास में वो अविस्मरणीय दिन था जब एक 20,000 लोगों की महारैली हम लोगों ने चालू की थी और उसके जिसका एक छोरा मेडिकल कॉलेज से था तो दूसरा सिरा स्टेशन के पास में था। करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। आज तक कोई भी सामाजिक संगठन या सोशल आंदोलन में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। ये आज तक का इतिहास है और ये केवल आपकी प्रेरणा, आपका प्यार और आपके सम्मान के प्रति लोगों का जज्बा था, आदर था, सम्मान था। अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेके मैं केवल आज जो जनतंत्र यात्रा में संदर्भ में आप पधारे हैं उसकी भावना को दर्शाते हुए मैं ताज भोपाली की 4 लाइनें जरूर पढ़ना चाहूंगा। ताज भोपाली कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि निजाम कानून बदल डालूं, ये भ्रष्ट शासन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की नहीं। उठो बढ़ो मेरे हिंदुस्तान के आम इंसानों, ये सबकी बात है, 2 4 10 की बात नहीं। अन्ना जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं इस भ्रष्ट शासन व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, इन भ्रष्ट राजनेताओं को उनके परिणति तक पहुंचाना चाहता हूं, परंतु उसमें इस महान यज्ञ में, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में आप सबका योगदान उनको चाहिए। आप सबका एक साल उन्हें चाहिए, आपका समय चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जोधपुर की जनता ने जिस ढंग से आज तक अन्ना जी के आंदोलन को समर्थन दिया उसी ढंग से आप आगे भी अन्ना जी के इस महान कार्य को पूर्ण करने में सफल होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रभा मंडल, आपका आभा मंडल उन सबको एकत्रित करने में सफल होएगा और ये भ्रष्टाचार के विरोध जन आंदोलन अपनी अंतिम परिणति तक जरूर पहुंचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की हमारी परंपरा रही है, हम औपचारिकताओं में नहीं जाएंगे, लेकिन जोधपुर का साफा, इसकी शान, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। मैं आदरणीय अन्ना हजारे जी, श्री संतोष भारती जी, सूफी जिलानी जी और भाई शहनाज हिंदुस्तानी को सभा पहनाने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं साथियों से निवेदन करूंगा कि जैसे कि हमारी परंपरा है, हम आम आदमी के बीच में से किसी भी
एक साथी को उठाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा, किसी भी एक साथी को उठा कर लिया है, कृपया इसमें किसी तरह की होच पोच ना करें। किसी भी एक साथी को उठा कर लिया है उन्हें बुलाएं, सम्मान पहुंचाएं। और वो पूरे जोधपुर की ओर से आदरणीय अन्ना हजारे जी, श्री संतोष भारती जी, शहनाज हिंदुस्तानी जी को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। क्रमशः मैं निवेदन करूंगा एक एक साथी को लेकर आए अमित जी। भाइयों और बहनों, हमारे दो कार्यकर्ता आदरणीय सूफी जिलानी साहब की चादर लेके आप सब लोगों के बीच में सम्मुख में आएंगे। अन्ना जी के आंदोलन में आप जो कुछ भी सहयोग करना चाहें हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये अन्ना जी की इच्छा है। अन्ना जी की और सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वालों की यही शक्ति है कि आप हमें जो भी हमें योगदान देंगे, दान देंगे, वो हमारे लिए अविस्मरणीय होगा। दोस्तों, इस चद्दर के अंदर जो भी डाले दिमाग से न डाले, दिल से डाले। इससे पहले मैं चाहता हूं कि संतोष भारती जी जो एक कलमकार है वो हमारे बीच में है, लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों, एक चीज याद रखना, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जिस इंसान ने देश के लिए सोचा है उसको अंगारों के पथ पे चलना पड़ा है। आपको याद होगा कि समय हमारे पास कम है, तो मैं संतोष भारती जी को आमंत्रित कर रहा हूं। संतोष भारती जी आए, वो अपने आप के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से अन्ना जी का स्वागत कीजिए। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। अब दूसरे भाई कहूंगा हमारे सूफी साहब को, सूफी जिलानी साहब को साफा पहना के सम्मान करें। सभा में से आए तीसरे हमारे बुजुर्ग से हम प्रार्थना करते हैं कि संतोष भारती जी का साफा पहना के स्वागत करें। धन्यवाद। आप संतोष भारती जी को मैं आमंत्रित करता हूं आपके सामने। आदरणीय अन्ना जी, हजरत सूफी जिलानी साहब, डॉक्टर गोयल साहब और जोधपुर के अन्ना के परिवार के लोगों, आप सबको मेरा नमस्कार। ये मुल्क एक अजीब सी परेशानी में फंस गया है और अन्ना हजारे उस परेशानी को जिसे जनता नहीं कह पा रही है उसको आवाज देते हुए पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। अन्ना हजारे जी का बाहर निकलना आज से 2 साल पहले तब हुआ जब इस देश में भ्रष्टाचार को ये कहा गया कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। जब ये माना जाने लगा कि भ्रष्टाचार में ली हुई, घूस में ली हुई रकम के ऊपर अगर इनकम टैक्स ले लिया जाए तो सरकार को भी फायदा और घूस लेने वाले को भी फायदा, और हमारे वित्त मंत्रालय ने इसकी योजना बनानी शुरू कर दी थी। ध्यान दीजिए, हमारे वित्त मंत्रालय ने घूस को लीगलाइज, उसको कानूनी जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे समय 54 किलो का एक आदमी खड़ा हुआ, दुबला पतला, जिसे देख के लाल बहादुर शास्त्री की याद आ जाती है। वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि या तो इस मुल्क में भ्रष्टाचार रहेगा या फिर मैं रहूंगा। मुझे नहीं रहना इस देश में जिसमें भ्रष्टाचार नाक के ऊपर तक लोगों की जिंदगी को तबाह करने के लिए तूफान की तरह कहर बरपा रहा हो। और उस शख्स ने रामलीला मैदान में अनशन शुरू कर दिया। अनशन एक ने शुरू किया, करोड़ों लोग उसके साथ खड़े हो गए। जोधपुर में भी लोग खड़े हो गए, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया। इस मुल्क के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर चौराहे के ऊपर अनशन हुए, जुलूस हुए। जो माताएं बहनें नहीं अनशन कर पाती थी उन्होंने सुबह प्रभात फेरियां निकालनी शुरू की। सारे देश ने एक स्वर से कहा, अन्ना हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुल्क को बदलने का सपना सिर्फ आपका नहीं हमारा भी है। और ये सरकार डर गई, ये सरकार डर गई। इस सरकार ने डर के मारे लोकसभा की बैठक बुलाई, विशेष बैठक, और उस विशेष बैठक में एक प्रस्ताव पास किया, इस देश की जनता से वायदा किया। अन्ना हजारे के नाम एक प्रस्ताव पास हुआ। प्रधानमंत्री ने खत लिखा, प्रस्ताव में था
कि हम जल्दी से जल्दी जन लोकपाल लाएंगे, क्योंकि अन्ना की मांग थी कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जन लोकपाल जरूरी है, सीबीआई की आजादी जरूरी है, भ्रष्टाचार से निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए और एक हथियार जनता के हाथ में देना चाहिए। ठीक वैसा ही हथियार जैसा अन्ना ने महाराष्ट्र में सालों लड़कर के आरटीआई सूचना के अधिकार के नाम से जनता को दिया। क्या आपको मालूम है कि ये अन्ना के आमरण अनशन का नतीजा है आरटीआई का कानून? अन्ना को धन्यवाद दीजिए कि आम जनता के हाथ में उन्होंने एक हथियार दे दिया, ब्रह्मास्त्र। इस सरकार ने अन्ना को खत लिखा, पार्लियामेंट का प्रस्ताव साथ में भेजा और अन्ना से कहा, अन्ना आप अपना अनशन तोड़िए, हम जल्दी से जल्दी जन लोकपाल लाएंगे। 2 साल बीत गए। 2 साल में लोकसभा की उस बैठक में जो प्रस्ताव पास करने में शामिल थे, श्री मनमोहन सिंह, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री राहुल गांधी, शरद यादव, लालू यादव, जितने भी वामपंथी दलों के नेता हैं सभी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, सब उस प्रस्ताव को पास करने में शामिल थे। और आज किसी को नहीं याद कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया। दरअसल वो प्रस्ताव पास करने का इरादा नहीं था। जनता को, आपको, 120 करोड़ लोगों को और अन्ना हजारे को धोखा देने का इरादा था। ये लोकसभा धोखेबाजों की जमात हो गई है। ये लोकसभा संविधान के खिलाफ खड़ी हुई है। यहाँ पर वकील साहबान होंगे, कुछ रिटायर्ड जज भी होंगे। मैं एक अदना सा पत्रकार, इस देश के पत्रकारों की तरफ से, ईमानदार पत्रकारों की तरफ से, हथियारों के दलालों के भी कुछ पब्लिक रिलेशन का काम पत्रकार करते हैं, उनकी तरफ से मैं नहीं कहता, ईमानदार पत्रकारों की तरफ से मैं ये ऐलान करता हूं कि ये लोकसभा असंवैधानिक है। ये लोकसभा संविधान के खिलाफ खड़ी हुई है। और कैसे खड़ी हुई है? जब हमारा संविधान बना था, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे जवाहरलाल नेहरू, जिसे मौलाना आजाद ने बनाया, उस संविधान में लिखा है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो उम्मीदवारों के शपथ पत्र की सिर्फ जांच करेगा और दूसरा निष्पक्ष चुनाव कराएगा। सिर्फ ये 2 चीजें इस इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? सन 51 में उसने एक जनप्रतिनिधित्व कानून बनाया जिसमें उसने पार्टियों को वैधानिकता प्रदान कर दी। ये लोकसभा जो उस समय थी, जिसने संविधान को स्वीकार किया था, उस संविधान में कहीं पार्टियों का नामो निशान नहीं है। वकील साहबान, जज साहबान, पढ़े लिखे लोग, शिक्षक, सबसे मेरा आग्रह है, आज रात में या कल संविधान की किताब उठाएं और उस संविधान की किताब में तलाशें क्या कहीं राजनीतिक पार्टियों का जिक्र है कि राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, चुनाव लड़ेंगी और सबसे बड़ी पार्टी का या कुछ पार्टियों का नेता देश का प्रधानमंत्री होगा? नहीं। हालांकि उस समय पार्टियां थी और उन पार्टियों में कांग्रेस शामिल थी, हिंदू महासभा शामिल थी, उन पार्टियों में सीपीआई शामिल थी। सबके प्रतिनिधि लोकसभा में, अरे उस संविधान सभा में थे। और संविधान सभा ने जानते बूझते अच्छी तरह बहस करके, विचार करके ये फैसला किया कि पार्टियों को इस संविधान में जगह नहीं देनी है। लेकिन संविधान सभा के इस विश्वास के साथ धोखा हुआ। आपको और हमको राजनीतिक पार्टियां मिल गई और वो जो धोखा हुआ, आप जानते हैं वो धोखा कहां तक पहुंच गया? वो धोखा 1,76,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 26 लाख करोड़ के घूस कांड में बदल गया। ये पैसा आपकी टैक्स का, आपकी मेहनत का इन राजनीतिज्ञों ने और इन ब्यूरोक्रेट्स ने घपला करके चुरा लिया, जिसे सरकार की एक संवैधानिक संस्था इस देश की सीएजी ने, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ने साबित किया। इतनी यहीं पे बात नहीं रुकी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अगर कोयला घोटाले में मेरी एक तरफ एक हल्का सा छींटा भी आया
तो मैं प्रधानमंत्री पद से नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। प्रधानमंत्री का ये कहना था कि थोड़े दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोयले में घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ है, प्रधानमंत्री खामोश हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि जो भी जांच हो रही है उस जांच की रिपोर्ट सीधे हमको दो। आपको मालूम है क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की उस जांच की रिपोर्ट को मंत्री ने देखा, प्रधानमंत्री कार्यालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने देखा और एडवोकेट जनरल ने देखा। एडवोकेट जनरल सरकार का हिस्सा नहीं है, एडवोकेट जनरल संविधान का हिस्सा है। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह कहा कि हम लोगों ने सीबीआई की रिपोर्ट नहीं देखी, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कहा। और कल सीबीआई के डायरेक्टर जनरल ने एक हलफनामा दिया, एक शपथ पत्र दिया और उसमें कहा कि इस रिपोर्ट को एडवोकेट जनरल ने भी देखा, कानून मंत्री ने भी देखा, प्रधानमंत्री कार्यालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने देखा और कोल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने देखा। यह हलफनामा कल सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। ऐसा लग रहा है कि हम एक अंधेर नगरी में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये सरकार की ये हालत आपके सामने तब और उजागर हो जाती जब आप देखते हैं कि एक मंत्री बेशर्मी से 10 करोड़ की घूस लेता है, सीबीआई उसको साबित करती है, लेकिन मंत्री कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसका मतलब इस देश में संविधान का शासन समाप्त हो रहा है। इसका मतलब इस देश में कानून का राज्य समाप्त हो रहा है, क्योंकि संविधान के हिसाब से संसद चलती है और सरकारें चलती हैं, दोनों नहीं चल रही हैं। दोनों अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं। ये मुल्क एक संवैधानिक संकट के दरवाजे पर खड़ा हो गया है। मैं यहां से बड़े अदब के साथ जोधपुर में हाई कोर्ट के जज साहबान होंगे, उनके कानों में शायद मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं उनसे एक निवेदन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से निवेदन करता हूं कि अगर आप में भी कानून के प्रति, संविधान के प्रति जरा भी इज्जत बची है और आप इस देश को दोबारा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के चंगुल से आजाद कराना चाहते हैं, तो एक बार संविधान की किताब को उलटिए और अगर सन 51 में संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई और राजनीतिक दलों को लोकसभा में भेजने का फैसला हुआ तो उस फैसले को आज पलटिए। अगर आप आज नहीं पलटते हैं तो आप इस देश की किस्मत को गुंडों, मवालियों, चोरों और भ्रष्टों के हाथ में सौंप रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जिम्मेदारी है कि इस देश को इस अन्याय से, अराजकता से आजादी दिलवाएं। इसलिए क्योंकि अब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहे तो हम ये काम करें। दोस्तों, अन्ना हजारे आपके बीच में घूम रहे हैं, दरवाजे दरवाजे, गली गली जा रहे हैं और सिर्फ एक अरदास लेके जा रहे हैं कि या तो इस मुल्क को बदलना होगा और अगर मुल्क नहीं बदलेगा तो वो सारे लोग जो इस मुल्क में शांतिपूर्ण बदलाव की आशा करते हैं निराश हो जाएंगे और उस समय जो गरीब है, जिसकी शांतिपूर्ण आवाज नहीं सुनी जाती, अगर वो हाथ में हथियार उठा ले तो फिर उसका दोष क्या? क्या दोष उसका? अगर आप शांतिपूर्ण आवाज नहीं सुनेंगे और अगर आप वही आवाज सुनेंगे कि आपकी रेल की पटरी उखाड़ी जाए, आपके अफसर का अपहरण हो जाए, मंत्री का रिश्तेदार पकड़ लिया जाए और तब आप बात सुने, तो आप शायद ये कहना चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को पकड़ लो, एक कमरे में बंद कर दो, तब ये हमारी आवाज सुनेंगे। क्या आप ये जनता को बताना चाहते हैं? अन्ना हजारे एक आखिरी कोशिश करने निकले, आखिरी कोशिश। मैं इन सरकारों से, राजनीतिक दलों से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता मेरे दोस्त हैं और बहुत सारे संपादक मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूं और वो क्या है। मैं उन्हें ये जिम्मेदारी के साथ चेतावनी देता हूं कि आज अगर अन्ना हजारे की बात नहीं सुनी तो कल सड़कों पर, चौराहों पर अगर लोग तुम्हें पकड़ लें
तुम्हारी गाड़ियां तोड़ दें, तुम्हारे कपड़े उतार लें, तुम्हारा मुंह काला कर दें, तो फिर अफसोस मत करना। इसलिए अन्ना हजारे की बात सुनने का आज आखिरी वक्त है। आज का समय इस सिस्टम के लिए चेतावनी का समय है और अन्ना इसीलिए घूम रहे हैं। अन्ना को अपने लिए सिपाहियों की जरूरत है। यहाँ जो जोधपुर के बहादुर नौजवान बैठे हुए हैं, मेरा मन आज खुशी से भाग भाग हो रहा है जब मैं यहाँ गांधी टोपी लगाए देख रहा हूँ, जिसे अब लोग अन्ना टोपी कहते हैं। अन्ना जी को सिपाहियों की जरूरत है, सिपाहियों की जरूरत है जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और इस व्यवस्था के खिलाफ, इस लुटेरी, हत्यारी, चोर, व्यभिचारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले सिपाहियों की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि इस राज में कौन खुश है, कोई एक आदमी तो बताए। मैं उनसे पूछता हूं जो सरकार के साथ हैं, क्या पुलिस के लोग खुश हैं? क्या सेना के लोग खुश हैं? क्या सरकारी कर्मचारी खुश हैं? क्या सरकारी शिक्षक खुश हैं? कोई खुश नहीं है। इसलिए अन्ना को ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लोगों के बीच में जाएं और अन्ना की बात समझाएं। अन्ना एक जन संसद बुलाने वाले हैं दिल्ली में सितंबर में। उस जन संसद की तैयारी के लिए लोगों को तैयार करें। अन्ना ने जनतंत्र मोर्चा बनाया है। जनतंत्र मोर्चा यानी ऐसा संगठन जो लोगों को संसद के बाहर ताकत के रूप में संगठित करे ताकि संसद और सरकार कभी भी मनमानी न कर पाए। ऐसा संगठन अन्ना हजारे ने बनाया है। उस संगठन को बनाने के लिए सिपाहियों की जरूरत है, बहनों की जरूरत है, माताओं की जरूरत है, छात्राओं की जरूरत है, छात्रों की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है, बुजुर्गों की जरूरत है। उम्र का कोई बंधन नहीं, सिर्फ देश बदलने का जज्बा चाहिए। और पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, आप में से किसी की पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, सिर्फ जिंदगी का 1 साल अन्ना को चाहिए। इस मुल्क के लिए सिर्फ 1 साल अन्ना को चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो अपने जेब से कागज निकालिए, कलम निकालिए और उस कागज कलम पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिख करके मेरे पास यहाँ भिजवा दीजिए। उठ के मत आइए, एक दूसरे के हाथों से पर्चियाँ मेरे पास भिजवा दीजिए। अन्ना उसको 1 महीने के बाद अपने यहाँ बुलाएंगे। बुलाने के बाद उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करके उनको कहाँ जाना है ये तय करेंगे, वैचारिक चर्चा करेंगे। अन्ना ऐसे सिपाहियों का पहला शिविर 27 मई से इस मुल्क में किसी जगह करने वाले हैं, 500 लोगों का। आप लोगों को भी अन्ना वैसे ही एक शिविर में बुलाना चाहते हैं इस मुल्क के काम के लिए। मेरा ख्याल है जोधपुर में अभी जवानों में, बुजुर्गों में, माताओं बहनों में ऐसे लोग बचे होंगे जो अन्ना का साथ देने के लिए दोबारा हौसला करें, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी चीज, अन्ना की एक मदद इस तरीके से हो सकती है कि अन्ना जो बात कहते हैं अपने जैसे 10 या 20 लोगों को तैयार करें। जैसे आप अन्ना की बात में भरोसा करते हैं, उन 20 लोगों को तैयार करें जिन्होंने अन्ना की बात को नहीं सुना है। और तीसरा, अन्ना की यात्रा में, अन्ना के संघर्ष में अन्ना ने किसी भी पूंजीपति को अपने आसपास नहीं रखा, किसी कॉरपोरेट घराने को, किसी पैसे वाले को अपने आसपास नहीं आने दिया। इसीलिए अन्ना छाती ठोंक के इस सरकार के खिलाफ, इन राजनीतिक दलों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी संगठन हो, जो संगठन भ्रष्टाचारी है, जो संगठन इस देश के संविधान के खिलाफ है, जो इस देश के भाईचारे के खिलाफ है, जो हिंदू मुस्लिम मोहब्बत के खिलाफ है, उसके खिलाफ अन्ना छाती ठोक के खड़े हुए हैं। वो अन्ना आपको बताएंगे अपने जिंदगी के अनुभव। अन्ना के उस संघर्ष में कुछ भी जो जेब में निकले पहली बार में वो अर्पण कर दीजिए। वो अन्ना के लिए यज्ञ में आपकी तरफ से आहुति होगी। दोस्तों, आखिर में मैं पत्रकार हूँ, मैं बोलना ज़्यादा नहीं जानता, बोल गया आपको सामने देख के। मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे बीच में से कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो राजनीतिक दलों के या सरकार के भोंपू बने हुए हैं, लेकिन हमारे बीच की ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की नहीं है। वो दर्दमंद हैं, फिक्रमंद हैं, आपके साथ ही हैं और मुझे हमेशा मिलकर के बधाई देते हैं, शाबाशी देते हैं कि आपने एक ऐसा काम शुरू किया है अन्ना का साथ देके कि हम पत्रकारों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। जब मैं नाम मांगता हूँ
बहुत सारे पत्रकारों के नाम भी मेरे पास आते हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल आप जब खबरें पढ़ते हैं और टेलीविज़न पर खबरें देखते हैं तो आपको पत्रकारों के ऊपर थोड़ा गुस्सा तो आता होगा। मत गुस्सा कीजिए, हम में से बहुत सारे मजबूर हैं, लेकिन जो मजबूर नहीं है वो आपके लिए लड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे बाद मौलाना जिलानी साहब आपसे बात करेंगे और मौलाना जिलानी साहब जब आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी का दर्द, ज़िंदगी की तकलीफ और उस दर्द और तकलीफ की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। अगर वो आवाज़ आप में और हम में निकलने लगे तो मान लीजिए हिंदुस्तान को बदलने का समय दरवाजे पर खड़ा है, सिर्फ 4 कदम चलने की ज़रूरत है। आप सबको इतनी देर रुकने के लिए मेरा जय हिंद। मनोज भारती जी ने कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की तकलीफ होती है और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको यूसुफ जिलानी साहब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इतना सा बता दूं कि अन्ना जी क्या चाहते हैं। ये आपसे यही मांग रहे हैं कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। मैं यूसुफ जिलानी साहब को आवाज़ देता हूँ, वो आए और अपनी बात आप तक पहुँचाएं। चौथी दुनिया के चीफ एडिटर मोहतरम जनाब संतोष भारतीय जी और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और सम्मानित इस गांधी मैदान में जोधपुर की धरती पर दूर दराज से आई हुई अन्ना की चहेती जनता, बड़ी खुशी की बात है कि समय इतना होने के बावजूद इस कदर अन्ना की बात को सुनने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। इससे ये लगता है कि मुल्क में बदलाव की कोई तस्वीर बन रही है, चेंजिंग की कोई सूरत बन रही है। जनतंत्र मोर्चा की ये जनतंत्र यात्रा, जिसे हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग से उन शहीदों की मिट्टी को श्री अन्ना हजारे जी ने माथे लगाकर नमन करते हुए हम सब लोगों ने वहाँ पर प्रतिज्ञा और शपथ ली कि अब हिंदुस्तान के 120 करोड़ जनता के जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना होगा, जो मसाइल है उनका हल निकालना होगा, जो प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये देश हमारा जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये मुल्क हमारा जिसे हम भारत कहते हैं, ये कंट्री हमारी जिसे हम और आप इंडिया कहते हैं, कल तक सारी दुनिया, सारा विश्व, सारा आलम इस देश पर नाज करता था कि एक हमारा देश है और एक हिंदुस्तान मुल्क है। लेकिन अफसोस, सब अफसोस कि आज जो नाज करते थे इस मुल्क पर दीगर कंट्री के लोग, वो कहते हैं क्या हो गया है भारत के अंदर, कैसा माहौल बन गया है हिंदुस्तान के अंदर, कैसी स्थिति पैदा हो गई है इंडिया के अंदर कि जहां तरक्की, जहां कामयाबी, जहां विकास की तस्वीर हुआ करती थी, आज बर्बादी और विनाश की तस्वीर नजर आ रही है। आज हमें और आपको एक दूसरे से गुफ्तशुनीद करनी है, वार्तालाप करना है, डिस्कस करना है और उसमें एक रिजल्ट और एक नतीजा निकालना है। सोचना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान की तस्वीर ऐसी क्यों है, हिंदुस्तान की शक्ल सूरत ऐसी क्यों बन गई, इस कंट्री की छवि ऐसी क्यों हो गई। इसके दोषी हम हैं या आप हैं, या इसके दोषी वो हैं जिनको आपने चुन करके, मुकर्रर करके, इंतखाब करके उस पार्लियामेंट में भेजा, उस विधानसभा में भेजा। ये फैसले की घड़ी है, ये फैसले का वक्त है, ये फैसले का समय है। वक्त हमें आवाज दे रहा है, समय हमें पुकार रहा है कि आखिर मेरा नाम हिंदुस्तान है, मेरा नाम भारत है, मेरा नाम इंडिया है। हमारी शक्ल सूरत जो बड़ी खूबसूरत थी, आज उसको धूमिल कर दिया है। क्या है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, है कोई ऐसा बहादुर, है कोई ऐसा योद्धा जो फिर हमारी तस्वीर को धूमिल होने से बचाए। हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता तराह तराह कर रही है। पूरब का एरिया हो, पश्चिम का एरिया हो, उत्तर का एरिया हो, दक्षिण का एरिया हो, हर तरफ इंसान परेशान नजर आ रहा है।
नौजवान जो डिग्री लेकर के घूम रहा है, सनद लेकर के घूम रहा है, सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा है, मगर नौकरी के नाम पर कोई जगह उसके लिए नहीं है। अगर वो कोशिश करके किसी मुलाजिमत के लिए, इंटरव्यू के लिए जाता है तो सबसे पहले रिश्वत का तोहफा मांगा जाता है। हमारे देश के अंदर मजाज कैसा बन गया है। ये किसान जो हल चलाता है अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए, उनके भूख की आग को मिटाने के लिए वो तमाम तर कोशिशें करता है, लेकिन उसकी मेहनत का उसे आज उजरत नहीं मिल रहा है। गरीब मजदूर जो दिन भर मेहनत और मशक्कत करके शाम के चूल्हे को जला करके अपने बच्चों के पेट को भर करके कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खाली पेट उसका परिवार, उसकी फैमिली सो जाती है। ये माहौल हमारे देश का हो चुका है, ये माहौल हमारी कंट्री का बन चुका है। हम जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब नजर उठा के देखते हैं और जब किसी भी हिंदुस्तानी भाई से, चाहे हिंदू कौम का हो, चाहे मुस्लिम कौम का हो, चाहे सिख बिरादरी का हो, चाहे ईसाई बिरादरी का हो, जब भी पूछते हैं क्या इस दौर में खुशहाली तुम्हारे करीब है, क्या इस दौर में सुकून तुम्हारे पास है, क्या बड़े चैनो सुकून के साथ जीवन बसर कर रहे हो, क्या चैन की जिंदगी गुजार रहे हो, तो ललकार के नहीं, आवाज चीख मार करके कहता है कि जीवन ऐसा हो चुका है कि नर्क से भी बदतर है, जहन्नम से भी बदतर है। आखिर करें तो क्या करें, जिए तो कैसे जिए इस देश में, रहे तो कैसे रहे इस भारत के अंदर। आखिर ऐसे ऐसे वजह सुनने को मिलती हैं। यारों, कोई फैसला लेना होगा, दोस्तों कोई फैसला लेना पड़ेगा। ये समय अजब दौर से गुजर रहा है। हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसानों का देखा, मजदूरों का देखा, गरीबों का देखा, दबे कुचलों का देखा। 120 करोड़ जनता में चंद ऐसे डाकू हैं जो कल तक डकैती चंबल में डालते थे, अब पार्लियामेंट में बैठकर डकैती डालने लगे हैं। हमें इन डाकुओं से इस देश को बचाना है। पहले तो वो डाकू अपने घर से निकलकर एक गांव को लूटते थे, अब तो पूरे भारत को लूटने पर आमादा हो गए हैं। आखिर कैसे उन डाकुओं के चंगुल से इस देश को बचाया जाए। हम परेशान थे, हम बहुत परेशान थे कि आखिर हम गरीब हैं, हमारी गुर्बत में सहारा देने वाला कोई कांधा मिल जाए। हम मजदूर हैं, हमें मजदूरी की उजरत देने वाला कोई मसीहा मिल जाए। हम किसान हैं, मेहनत करते हैं, धरती पर हल चलाते हैं, मगर वो उजरत दिलाने वाला कोई योद्धा मिल जाए। हम नौजवान हैं, हमने डॉक्टरेट की डिग्री ली है, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखा था, सनद सर्टिफिकेट हाथ में है, मगर इस तरह से है जैसे कि सुबह का अखबार मिला और पढ़ करके हमने रद्दी समझ के फेंक दिया। आज वो स्थिति हमारे देश के नौजवानों की है। नौजवान जो बेरोजगार ढूंढ रहा है, आखिर कोई ऐसा बहादुर है जो हमें रोजी से लगा दे। हमने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छाना, हिंदुस्तान की गली डगी कि ए रब्बे कदीर, तूने जीवन तो दे दिया, तूने जिंदगी तो दे दी, तूने जन्म तो ऐसे भारत में दिया जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर अब जिंदगी जहन्नम से बदतर है। कोई कृपा और करम तेरा हो कि हमारी जिंदगियां सुधर जाए, हम खुदकशी से बच जाए। मगर एक कहावत है कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, तो देर तो हो चुकी थी मगर अंधेर नहीं था। धन्य हो महाराष्ट्र की धरती का वो वाले गांव, और धन्य हो वो मां जिसकी कोख से हिंदुस्तान के शेरे बबर अन्ना हजारे ने जन्म लिया। ऐलान कर दिया भ्रष्टाचारी डाकुओं के लिए कि आ रहा है देश की तस्वीर बदलने के लिए, और चल पड़ा भारत के भरमर पर। आज जोधपुर की धरती पर विराजमान अन्ना हजारे है। हमें और आपको वो घड़ी मिल गई, वो फैसला मिल गया, वो रिजल्ट मिल गया, वो नतीजा मिल गया। चूल्हे हिलने लगी भ्रष्टाचारी सांसदों के कुर्सियों की, भ्रष्टाचारी विधायकों के कुर्सियों की। समय बहुत तुमने लिया, खूब लूटा हमें और हमारे देश को,
नहीं था मसीहा कोई हमारे पास जिसके कांधे से कांधा मिलाकर हम इस लड़ाई को लड़ सकते थे। आज शेर बबर हमारे साथ है। होश में आ जाओ, अरे पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक व्यक्तियों, सियासी जमात के लोगों, वरना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 120 करोड़ जनता ने करवट ले ली है। बहादुर फौज हिंदुस्तानी बाशिंदा देश का वासी, जब उन अंग्रेजों ने देश को लूटने के लिए सोचा तो एक से एक बहादुर खड़े हो गए, योगदान नहीं बलिदान करते चले गए। याद करो इतिहास को, याद करो उस तारीख को, उस तवारीख को, उस हिस्ट्री को जिसमें कहीं मोहनदास महात्मा गांधी, करमचंद गांधी थे, तो कहीं भगत सिंह की सूरत थी, तो कहीं सुभाष चंद्र बोस की सूरत थी, तो कहीं अशफाकुल्लाह खान थे, तो कहीं सुखदेव राजगुरु थे। ऐसे ऐसे योद्धाओं ने अपने जीवन की आहुति दे दी, बलिदान कर दिया। हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी पर झूल गए, मगर देश को आजाद करा के ही दम लिया। आज फिर हिंदुस्तान को दोबारा आजाद कराने की मुहिम छेड़ी है। फिर एक लड़ाई है। एक वो आजाद देश था, एक इन अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराना है। यहाँ इंटेलिजेंस सीआईडी के लोग मौजूद होंगे कि आखिर ये कौन सा अन्ना हजारे ने बिगुल बजाया है, ये कौन सा दीपक जला दिया है, ये कौन सा चिराग है कि जिस चिराग की रोशनी में जोधपुर की बहादुर फौज रोशनी लिए फिर रही है और पूरे भारत को जगाने के लिए चल पड़ी है। नोट कर लो, अगर उस दौर की आजादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ सकते हैं तो भ्रष्टाचारियों तिहाड़ कई बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 120 करोड़ जनता तैयार है जेल में आने के लिए। कल तक शायद तुम ये समझ रहे होगे कि अन्ना हजारे बोलेंगे, सूफी जिलानी बोलेंगे, संतोष भारतीय बोलेंगे तो मानहानि का दावा हो जाएगा कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर रहने वाले एमपीज को ये डाकू और लुटेरा कह रहे हैं। हम क्या कहेंगे? तुम्हारी करतूत खुद बयान करती है, तुम्हारी करतूत खुद बयान करती है। बुराई छुपती नहीं। अब बुराई का घड़ा इतना भर चुका है कि वो फूटने वाला है और उस बुराई के घड़े पर डंडा अन्ना हजारे का पड़ने वाला है। और जब वो फूटेगा तो इस जन सैलाब में तुम नजर ना आओगे, बल्कि देशभक्त हिंदुस्तानी नजर आएगा, जिसे न्याय की आशा है, जिसे न्याय की तलाश है, जिसे इंसाफ की तलाश है। हम कब तक तुम्हारा इंतजार करेंगे? एक चीज और साफ करना चाहूंगा जोधपुर की धरती पर अन्ना हजारे जी की गवाही से कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी या बीएसपी के लोग हों या दक्षिण पंथी जो भी पार्टियों के लोग हों, ये सारे सबके सब डाकू डकैती पे आमादा हैं। किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। ये जनता शायद सोच रही हो या ऐसे भी उनके दलाल इस भीड़ में आ जाते हैं कि अन्ना हजारे जी तो वक्त की जो मौजूदा सरकार है उसके लिए कह रहे हैं, वो तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हमें सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। ये भ्रष्टाचारी में ये कर रहा है, दूसरा आएगा कुछ और करेगा। आने वाली तारीख सितंबर का महीना होगा, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली होगी, जहां शेर बबर हिंदुस्तान का शेर अन्ना हजारे गरजेगा। वहां 120 करोड़ जनता बरसेगी और फैसला लिया जाएगा कि 120 करोड़ जनता, क्या मजाज है तुम्हारा, क्या सोच है तुम्हारी, क्या फिक्र लेके आए हो, कौन सी तस्वीर बनाऊं मैं जिससे तुम्हें तुम्हारी कामयाबी हाथ लग जाए। तुम फैसला करोगे।
हम सब सुनेंगे। आने वाला रास्ता तय करेगा कि लोकसभा को अब इन पार्टियों से कैसे पवित्र कराया जाए, विधानसभा को इन पार्टियों से कैसे पवित्र कराया जाए। ऐसे पाक मंदिर को, ऐसे पाक जगह को जहां संविधान बनाया जाता है, जहां कानून बनाया जाता है, जिसका पालन ये भोली भाली हिंदुस्तानी जनता तो करती है मगर ये भ्रष्टाचारी नहीं करते हैं। कानून ये बनाए, पालन हम करें और बिगाड़े ये। इसलिए सबक सिखाने का समय है, इनको होश में लाने का समय है। और ये समय आज हमारे हाथों में अन्ना हजारे जैसा शख्स है, इसके जरिए हम बदल सकते हैं। हिंदुस्तान की ये जिंदा कौम किसी से दबने वाली नहीं, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं। हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हमारे पूर्वजों ने सर कटाया है तो हम उनकी औलाद हैं, फिर सर कटाने पे आमादा है। तैयार हैं हम तुम्हारी जेलों में आने के लिए, तैयार हैं हम देश को दोबारा पाको साफ करने के लिए। फांसी पर भी झूलना पड़े तो दरिया नहीं, झिझक नहीं, मगर माफ नहीं करेगी 120 करोड़ जनता। जिस वक्त तुमने उंगली हम सब की तरफ उठाई तो 120 करोड़ की जनता उंगली नहीं, इनका हाथ और तुम्हारा गला होगा, जहां पर तुम्हारे लिए कोई रास्ता ना होगा। फिर भी हम सूफी संत हैं, हम तुम्हें गुजारिश और निवेदन और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुबह का भूला शाम का भूला सुबह आ जाए, सुबह का भूला शाम आ जाए। तुम्हें हम फिर सोचो फिक्र दे रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं अन्ना हजारे के मिशन से जुड़ना, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो तो लानत भेजनी पड़ेगी उन लानती लोगों पर, त्याग पत्र देना पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस से, फिर जनतंत्र मोर्चा के दामन को थामना होगा। हमें पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत नहीं, हमारे साथ समाज है, हम समाज का उद्धार करने आए हैं, तुम जैसे चोरों का उद्धार करने नहीं आए हैं। हम ये गरीब जनता हमारे साथ है, हमारे लिए इससे बढ़कर के कोई अमीरी नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टियां जब चंदा करती हैं तो टाटा से, बिरला से, बड़े बड़े उमरा, रोसा, रईसों से। हमें ऐसे अमीर नहीं चाहिए जिनके जरिए हिंदुस्तान को गुर्बत में डाल दिया जाए। ये 120 करोड़ जनता हम मांगेंगे, जनता खाएगी, जनता मांगेगी, हम खाएंगे, मगर देश को दोबारा आजाद कराएंगे। तुम जैसे लुटेरों से इस देश के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत है, योगदान की जरूरत है, भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, आपकी शमूलियत चाहिए। और समय आया तो बलिदान भी ये देश मांग सकता है, उसके लिए पीछे नहीं हटना है। लोग बड़े परेशान होंगे, ये टोपी वाला, ये दाढ़ी वाला, ये कुर्ता लुंगी पहनने वाला, नाम सूफी जिलानी है, इसको कौन सी पागलपन आ गई कि यहां पर निकल पड़ा। जान हथेली पे लेके चले हैं, फिक्र 10 की वो करते हैं जिन्हें झिझक हो, और जो देश को आजाद करने चलते हैं शुरू होते हैं कब सूरज निकलेगा कब डूबेगा पता नहीं। कानून का पालन हम ही करें, बनाओ तुम, पालन हम, बिगाड़ो तुम। ऐसा नहीं हो सकता है। अब हिंदुस्तान का जोधपुर की आवाम भी जग चुकी है। 10 के आगे बस नहीं है, 10 के आगे 11 और 12 भी है। इन भ्रष्टाचारियों की 13वीं निकालनी है, 13 की गिनती करके, ताकि हिंदुस्तान सुकून के साथ हो जाए। तो हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आपका सहयोग आपकी लड़ाई के लिए होगा। अजमेर मुकद्दस का वो गरीब नवाज का दरबार, जहां एकता, अखंडता, भाईचारा का माहौल होता है, जहां पर न कोई नीच, न ऊंच, न अमीर, न गरीब, न कमजोर, हर शख्स एक तरह का, एक समान का होता है। उसी धरती से जिस वक्त अन्ना हजारे जी ने आवाज दी कि सूफी जिलानी खानकाह में बैठने की जरूरत नहीं, समय है समाज की सेवा करने का। सूफीज्म वो है
जो खानकाहों से बाहर निकले, संत वो है जो मठों मंदिरों से बाहर निकले। देश की आजादी के लिए न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब हिंदुस्तानी चोला ओढ़े हुए भारतीय लोग निकल पड़ेंगे। आज वो सूफी जिलानी इस देश की दोबारा आजादी की लड़ाई में निकल पड़ा है। इसलिए उन पॉलिटिकल पार्टियों ने तो मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम, हिंदू के नाम, मुसलमान के नाम कई फाड़ कर दिए, मगर धन्य हो अन्ना हजारे कि तुमने एकता का नारा देकर, यह मिसाल है कि तुम्हारी डाइस पर सूफी जिलानी और संत अन्ना हजारे एक साथ करके हिंदुस्तान को एक सबक दे दिया कि एकता, अखंडता, भाईचारा देश का एकता मजबूत कर सकता है। तो इसलिए अब भारत को दोबारा इन बदमाशों के चंगुल से आजाद कराने के लिए हम सब एक हो, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम। इसलिए एकता की जरूरत है। अपनी बात को खत्म करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, आपका मसीहा अन्ना हजारे पाइंदाबाद। अन्ना जी से अनुरोध करवाएंगे कि वो अमृत वचन हम तक पहुंचाए कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और अन्ना तुम ही थामे हो इस गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से शहीदों की निशानी कौन रखता है। अन्ना हजारे जी हमारे बीच में। भारत माता की वंदे इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। आदरणीय जिलानी साहब, भारतीय जी, इस प्रोग्राम के संयोजक डॉक्टर साहब, उनके सभी साथी भाई बहन, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय व्यक्ति, माता बहनें और भाइयों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि इतने भागदौड़ में दौरे चले हमारे, दोपहर को एक आधा घंटा भी विश्राम नहीं है। सवेरे से शाम तक रास्ते में इतना स्वागत होते हैं, इतनी भीड़ लगती है लोगों की, और इसके कारण यहाँ आने में हमें समय लगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। इतना देर से आप बैठे हैं। अभी जिलानी साहब ने बताया कि 1857 से लेकर 47 तक आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, लाखों लोगों ने कुर्बानी की और इस देश को आज़ाद किया। अंग्रेज चला गया, किसको मिली आज़ादी, क्या मिली आज़ादी हमें? अंग्रेज जाने के बाद भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, लूट कम नहीं हुई, दहशतवाद कम नहीं हुआ, फिर हुआ क्या अंग्रेज जाकर? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। क्या लाभ मिला, क्यों हुआ ऐसे? इसका कारण ये हुआ कि आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 हम इस देश में पहला प्रजासत्ताक दिन मनाया, 26 जनवरी 1950, और उस देश में प्रजा की सत्ता आ गई, प्रजा मालिक बन गई इस देश की, और मालिक ने इन सेवकों को भेजा, एमएलए, एमपी, हमारे जितने ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सेवक बोल के भेजा। एमएलए, एमपी हमारे सेवक बोल के जनता ने भेजा कि हम मालिक बन गए, तिजोरी हमारी है, आप जाकर सही प्लानिंग करिए। लेकिन हुआ क्या? हम भेजा, मालिक ने देखना चाहिए था कि मैं सेवक को भेजा वो क्या कर रहा है। मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक सो गया, इसके कारण मालिक के तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया। आस्ते 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 चोरी इतनी हो गई, तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। और आज हम कर्जा लेकर विकास कर रहे हैं, उसमें भी चोरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया, जनतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया हमारे देश में, लेकिन है कहाँ प्रजातंत्र? प्रजातंत्र का मतलब है प्रजा ने प्रजा के लिए, प्रजा के सहभाग से चला हुआ तंत्र। जनता ने जनता के लिए, जन सहभाग से चला हुआ तंत्र। आज कहाँ है जनता ने जनता के लिए? वो तंत्र कहाँ है? आज तो पक्ष तंत्र बन गया, पार्टी तंत्र बन गया, अधिकारी तंत्र बन गया, सरकार तंत्र बन गया, अधिकारी तंत्र बन गया। जनतंत्र कहाँ रहा? जनता ने जनता के लिए, जन सहभाग से कहाँ है वो? क्यों हुआ ऐसे? ये हुआ, इसका मतलब ये, इसका कारण ये है, जनतंत्र तो आ गया, जनता मालिक भी बन गई, लेकिन इस जनतंत्र पर पक्ष और पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हुआ। पक्ष और पार्टी तंत्र, इसका अतिक्रमण हुआ, और ये अतिक्रमण होते गया और आज जनतंत्र नेस्त नाबूद हो गया।
और सभी पक्ष और पार्टी तंत्र निर्माण हो गया। पक्ष और पार्टी तंत्र, एक तो पक्ष और पार्टी तंत्र निर्माण हो गया, ये पहला दोष। दूसरा, आपस में सत्ता की होड़ लगी, सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आना। और कई पक्ष पार्टियों में जो सत्ता शुरू हो गई, सत्ता और पैसे की होड़, और उसमें क्या हुआ, ये पक्ष और पार्टियों ने वो गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया। वो गुंडा है, दिखाई दे रहा, वो लुटारू है, ऐसे लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया। टिकट दिया नहीं, चुन कर लाने का प्रयास किया। और वो चुन कर आने के बाद हमारे जो लोकशाही के पवित्र मंदिर है, विधानसभा और लोकसभा, ऐसे पवित्र मंदिर में ऐसे अपवित्र लोग चले गए, जो गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोग पवित्र मंदिर में गए। और ऐसे लोग वहां जाने के कारण आज अच्छे अच्छे कानून बनने चाहिए, नहीं बन रहे। जनता के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना, नहीं सोच रहे, सिर्फ सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे हैं। कि आज अंदर जो घुस गए, आप जानते हैं संसद में आज कितने लोग ऐसे बैठे कि जो दागी है। 163 लोग संसद में बैठे जो दागी है। 45 मंत्री में 15 मंत्रियों पर आरोप है। क्या होगा देश का? लोकशाही के पवित्र मंदिर में ऐसे लोग जाने से क्या होगा देश का? इसलिए हम लोग बाहर पड़े हैं लोगों को जगाने के लिए। जिलानी साहब ने बताया कि हम कसम खाई है कि जब तक जिएंगे समाज और देश के भलाई के लिए, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश के भलाई के लिए, ये कसम खा ली। और हमारी तो ऐसी धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये हमारा सौभाग्य होगा। मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं। 30 साल से लड़ रहा हूँ मृत्यु को हथेली पर लेकर। कई बार इतना तकलीफ दिया इन लोगों ने, कई बार मुझे जेल में डाल दिया। मैं बोला डालो, सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना तो उधर भी मिलता है, जेल में जाना क्या हर्ज है। 2 बार 30-30 लाख रुपए की सुपारी दी मुझे मारने के लिए, 30 लाख रुपए की। लेकिन मारने वाला बोला ये अन्ना के साथ वाले जो है उनको हम मारेंगे, लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे, वो साधु पुरुष है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ वैसे युवक है, उन युवकों को मेरा कहना है हमारा शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में कोई दाग नहीं है, जीवन में थोड़ा सा त्याग है और इंसल्ट पीने की शक्ति है। ये 5 गुण अगर कार्यकर्ता के जीवन में है और वो सच्चाई के मार्ग से चलता है तो ईश्वर आपके सामने, आपके पीछे खड़ा हो जाता है रक्षा के लिए। भगवान ही रक्षा करता है, ये मुझे तो अनुभव आ रहा है। कारण आज ये लड़ाई इतने सालों से मैं लड़ रहा हूँ, क्या है मेरे पास? घर में गया नहीं 40 साल, 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, बस कुछ रखा नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 मंत्री चले गए घर, करप्टेड लोग। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। मेरे कहने का मतलब है कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन में इन बातों को संभालना बहुत जरूरी है। ये बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, अमल लाना इतना आसान नहीं है। अरे 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी। इसके कारण ये गुंडों के साथ मैं लड़ रहा हूँ कि उसमें दाग नहीं है। अगर दाग होता तो इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था, लेकिन दाग नहीं है। इसलिए मैं युवकों के लिए कह रहा हूँ, इसको संभालो। अन्ना हजारे से बड़ा काम आप कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। क्या हम अन्ना हजारे से बड़ा काम आप कर पाएंगे? सिर्फ चारित्र को संभालो, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग ये करना ही पड़ता है। ये भारत की भूमि हमेशा संदेश दे रही है ऋषि मुनि से कि किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। और भगवत गीता हमें कह रही है त्यागा शांति निरंतरम, जितना त्याग उतनी शांति है। देखो ना मेरे पास क्या है, मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, लेकिन
अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं आज अनुभव करता मेरे जीवन में कितना आनंद है। लोग जीते हैं आनंद के लिए, और कई लोग एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सोते, नींद की गोली लेकर सोते। अरे सेवा में जो आनंद है ना, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप जो युवक इस आंदोलन से जुट कर काम कर रहे हैं, उनको मेरी विनती है, इन बातों को संभालना है। तो अभी हम लोग पूरे देश में घूमने के लिए तय किया है, और पूरे देश घूमने के बाद मुझे विश्वास हो रहा है जनता जाग जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। देश के 6 करोड़ लोग संगठित करेंगे, और 6 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए ना, सरकार का नाक दबाने से नहीं खुल जाए वो काम है। और जनता ही कहेगी फिर सरकार को जन लोकपाल लाभ मतलब जाओ, जनता ही कहेगी। संविधान को देखिए और बताइए कि संविधान कहाँ कह रहा है कि पक्ष और पार्टी इन्होंने देश को चलाना, कहाँ है। समूह को भेजा, इसके कारण आपस में मतभेद निर्माण हो गए, झगड़े लग गए, सत्ता की होड़ लगी। जनतांत्रिक गणराज्य होता ये आज नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मैं देख रहा हूँ इतना प्रतिसाद है लोगों का, जगह जगह पर इतने लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए ना हमें आने के लिए इतना, और डेली रात को 10-11 बजे तक इतना लोगों को उसमें भीड़ है। तो मुझे विश्वास हो रहा है कि हम ये करेंगे और इस देश में सही प्रजातंत्र लाएंगे। और एक खुशी की बात है कि यहाँ 1 साल देने वाले कार्यकर्ता हैं, 516 कार्यकर्ताओं ने नाम दर्ज किए हैं, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। 516 आज तक 25,000 से आगे चले गए 1 साल देने वाले भाई 25,000 से जाएगा। तो इसका गुणाकार होने से ये देश अभी आप सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।